We are starting our meeting, so I'll request all of you to please mute your system for the time being. हर्षवर्धन जी नमस्कार, राजेश टोपे here. हाँ नमस्ते सर, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि सभी लोग अगर थोड़ा म्यूट कर लें अभी, क्योंकि हर्षवर्धन साहब नमस्ते, उड़ीसा मिनिस्टर नवकिशोर दास। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते, थैंक यू सो मच सर। Good morning sir. गुड मॉर्निंग डॉक्टर शैलजा, गुड मॉर्निंग सर मंत्री जी मैं सर फ्रॉम कर्नाटका। ओ नमस्ते सर, नमस्ते। उत्तर प्रदेश से जयप्रताप सिंह, नमस्कार। हाँ जयप्रताप जी, नमस्ते सर। विश्वजीत राणे, हेल्थ मिनिस्टर भोपाल सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते। प्रणाम सर, मैं झारखंड से बन्ना गुप्ता बोल रहा हूँ सर, आपका छोटा भाई। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू डियर। नमस्कार, मैं मंगल पांडे बिहार से डॉक्टर। हाँ मंगल जी नमस्ते, थैंक यू सर, नमस्ते। गुजरात, हाँ नितिन भाई नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। तो आप सब हमारे साथी मंत्रियों की इजाज़त हो तो मीटिंग को शुरू किया जाए। बिल्कुल सर, करिए। सबसे पहले तो आप सबको मंत्री साहब पहले सॉरी सत श्री अकाल तो मान लो। अच्छा सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल, पंजाब से सत श्री अकाल। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी मंत्री जिनसे नमस्ते है और सत श्री अकाल नहीं हुई है, उनको सबको नमस्ते और सत श्री अकाल। और सभी मुझे सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देनी है और इस आशा और विश्वास के साथ कि जितनी मेहनत और परिश्रम आप सब ने मिलकर 2020 में किया और जिसके परिणाम भारत को देखने को मिले और भारत ने दुनिया के सभी देशों से बेहतर परफॉर्म किया कोविड के खिलाफ जंग में, वो सब आप सबके, हम सबके साझा प्रयासों के कारण ही संभव हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए हमको श्रेष्ठ नेतृत्व दिया, मार्गदर्शन किया। इसके लिए हम सब उनके हृदय से आभारी भी हैं। आप सबको आपके चीफ मिनिस्टर्स का भी सहयोग और मार्गदर्शन मिला, उसके लिए उन सबको भी हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम सबको ये विश्वास है कि 2021 का वर्ष हमारा 2020 से निश्चित रूप से बेहतर होगा। आप सब ये जानते हैं कि आज जब 7 जनवरी को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पिछले साल में बहुत दफ़ा हम लोगों ने इसी प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से समय समय पर स्थिति का विश्लेषण किया है। भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई लगातार उनको आपके साथ शेयर किया, डिस्कस किया, आपकी प्रॉब्लम्स को सुना समझा, उसके अनुरूप उन समस्याओं के समाधान किए। और अभी 2021 में इस बात की हमको संतोष है
कि आज जब मैं विश्लेषण करता हूँ तो ध्यान में आता है कि सारे देश में पिछले एक साल में, यानी आज सुबह का अगर मैं डाटा देखता हूँ तो ध्यान में आता है कि 1,03,95,278 केसेस जो है सारे देश में हुए। लेकिन उससे भी ज़्यादा संतोष की बात यह है कि इन 1,03,00,000 केसेस में से आज सुबह तक 1,16,859 लोग आप सबके, डॉक्टरों के, हमारे कोविड वॉरियर्स के, सभी के प्रयासों से वो ठीक होकर अपने अपने घर लौट गए। और जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वो अभी देश में केवल 2,28,083 केसेस एक्टिव हमारे बचे हैं। जो केसेस 24 घंटे में पिछले कुछ समय पहले संख्या एक प्रकार से 1 लाख तक लगभग पहुंच गई थी, आज हमारे 24 घंटे में पिछले 20,346 केसेस केवल हुए हैं। आप सब जानते हैं कि आप सबकी मेहनत के कारण सारे देश का जो फैटेलिटी रेट है वो संभवतः दुनिया में सबसे कम फैटेलिटी रेट्स में से है। 1.45%, 1.45%। और रिकवरी रेट भी दुनिया के सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट्स में से है, 96.36%। हम सब ने जो मिलजुल कर प्रयास किए, मैं देख रहा था कि लगभग 15,500 डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटीज़ हम सब लोगों ने मिलकर क्रिएट की देश में, जिसमें लगभग 18.5 लाख बेड्स क्रिएट किए गए। ये जो कोविड की हॉस्पिटल्स, कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स और कोविड केयर सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी प्रकार से 12,673 क्वारंटाइन सेंटर्स हमने क्रिएट किए। यानी जो कुछ भी कम से कम समय में सब मिलकर कर सकते थे वो सब कुछ किया। आप सब जानते हैं कि एक लैब से जो यात्रा शुरू हुई थी वो आज 2,300 की संख्या को हम पार कर चुके हैं देश में लेबॉरेटरीज़ की दृष्टि से। जहां कुछ हज़ार टेस्ट करते थे वहां आज 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं। सारे देश ने लगभग 17 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं। और इस संदर्भ में ये सब कुछ निश्चित रूप से हम सबको, जो लोग इस कोविड काल में जिनको अपने प्राण गंवाने पड़े, चाहे वो कोविड से प्रभावित मरीज़ थे, चाहे वो हम सबके साथ ही कोविड वॉरियर्स थे, उन सब के लिए हम सबको बहुत दुख है, कष्ट है। उनकी पवित्र स्मृति को हम सब लोग मिलकर स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उनके परिवारजनों को हम लोग इस अवसर पर अपनी सब संवेदनाएं कन्वे करते हैं। और कोविड वॉरियर्स के विशेष रूप से परिवारजनों को, उनकी माताओं को, उनकी बहनों को भी हम इस अवसर पर अपनी श्रद्धा की भावना इसलिए कन्वे करना चाहते हैं कि पूरे 1 साल में सारे देश में एक भी कोविड वॉरियर की माँ हमको ऐसी नहीं दिखाई दी जिसने इतने रिस्क वाली परिस्थितियों में अपने बच्चों को अस्पतालों में जाकर कोविड से प्रभावित मरीज़ों के प्राण की रक्षा के लिए काम करने से रोका हो। ये अपने आप में एक बहुत ही हम सब के लिए एक संतोष की बात है, गर्व की बात है। अभी आज जहां एक तरफ हम 2020 को पलट कर देख रहे हैं, अपने डॉक्टरों को सैल्यूट कर रहे हैं, अपने हेल्थ वर्कर्स को सैल्यूट कर रहे हैं, अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को सैल्यूट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ
हम अपने वैज्ञानिकों को भी सैल्यूट कर रहे हैं, जिनके प्रयासों से देश में इस दौरान कोविड का वायरस भी जो है सबसे पहले आइसोलेट करने वाले देशों में भारत था। कोविड के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाले देशों के अंदर भी हम लोग शुरुआती दौर से अपनी साइंस की लेबॉर्ट्रीज़ में करते थे। और कोविड के वायरस को बायो रिपोजिटरीज़ के अंदर हज़ारों की तादाद में रिसर्च के लिए स्टोर करने वाले भी हम लोग थे। जिस देश में N95 मास्क, PPE किट और वेंटिलेटर्स के लिए तकलीफ़ थी, वहाँ पर उन सब की मैन्युफैक्चरिंग और इंक्लूडिंग टेस्टिंग किट्स की मैन्युफैक्चरिंग अपने देश के अंदर बने हुए, ये सारी चीज़ें हमने अपने सामने जो है देश के अंदर पिछले 1 साल में विकसित होते हुए देखी हैं। और आज हम सभी फ्रंट्स पर इस स्थिति में है कि हम दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाले नेशन के रूप में भी मदद करने की परिस्थिति के अंदर आकर खड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों के सद प्रयासों से अभी देश में, हमारे भारत में बहुत सारे वैक्सीन्स के डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है। अगर मैं नंबर की बात करूं तो अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, वहाँ पर सब जगह पर मिलाकर करीब 30 जो है वैक्सीन के कैंडिडेट्स खाली भारत में हैं। और इसमें से 7 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के एडवांस फेजेस के अंदर है। और उसमें जो 2 वैक्सीन्स ऐसी है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि 2 हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल गया है। और उन वैक्सीन्स को देश की, समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं। और कुछ ही समय के बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आज की हमारी मीटिंग का जो प्रमुख उद्देश्य है, 2 एक्टिविटीज़ के बारे में विशेष रूप से आपके साथ चर्चा करना है। एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर कल एक साथ करने वाला है देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। उसको हम अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज को भी इस स्तर तक, 8 तारीख तक के स्तर तक लाने के लिए उसके पहले हम लोगों ने 29 और 30 दिसंबर को देश में 4 स्टेट्स में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और आसाम में, और वहाँ के 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 5 सेशन साइट्स हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर और 25 ऐसे बेनिफिशरीज़ जो कि उसमें मॉक एक्सरसाइज का केवल पार्ट थे, हमने सबसे पहले 4 स्टेट्स में ये ड्राई रन किया था। उन 4 स्टेट्स के अंदर जो कुछ भी हमें फीडबैक्स मिले, छोटे से लेकर और बड़े तक किसी भी रूप के, हालांकि बहुत मेजर कोई फीडबैक्स ऐसे नहीं मिले कि जिसमें हमने कोई इनकॉर्पोरेट करने के लिए दिक्कत हुई हो। आप जानते हैं कि वो सारे हमने फीडबैक्स को यहाँ कम से कम एक लगभग 150 पेज का एक गाइडलाइंस सारे देश को सर्कुलेट की गई हैं कोविड के वैक्सीनेशन के संदर्भ में। हमने उस फीडबैक के आधार पर उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स किए। और उसके बाद हमने 2 दिसंबर को, आप जानते हैं कि सभी स्टेट्स के अंदर और लगभग 125 डिस्ट्रिक्ट्स में 285 सेशन के साइट्स पर हमने फिर से एक ड्राई रन किया।
वो सब में आप लोगों ने भाग लिया। ये उसी श्रृंखला में कल 8 तारीख को सारे देश के अंदर हम ड्राई रन कर रहे हैं, जिसमें केवल 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एक स्टेट शायद अपनी विशेष परिस्थिति के कारण उन्होंने आज किया है, एक स्टेट में जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, जो कि पहले ही उन्होंने अपना काम किया जो डेट तय हुई उससे। और कल हम 33 स्थानों पर, 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इस ड्राई रन के संदर्भ में कुछ चीज़ें, यद्यपि पिछले 4 महीने से सारी डिटेल्स आप सबके साथ शेयर की जा रही हैं, लेकिन आज विशेष रूप से मैं स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत इसलिए करना चाहता था कि स्वास्थ्य मंत्री यद्यपि सब चीज़ों से अवगत है, लेकिन अभी जब हम अपने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की तरफ फाइनल स्टेजेस में बढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी व्यवस्था में सब चीज़ें नीचे तक बहुत विस्तार से मॉनिटर कर लें। और जो हम लोगों को लगता है कि शायद कुछ चीज़ें विशेष हैं जिनको कि विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रियों के लेवल पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वो निश्चित रूप से कर लें। उस विषय के ऊपर आगे बढ़ने से पहले मैं केवल एक प्रकार से, जैसे सभी के लिए, ये सारे देश के लोगों के लिए फोर वार्निंग है कि अभी हमने पिछले कुछ ही 2-3 दिनों में, विशेष रूप से कुछ दिनों में देखा है कि 3 स्थानों पर देश में, महाराष्ट्र में, केरल में और छत्तीसगढ़ में केसेस के नंबर में एक अचानक स्पाइक आया है। और ये एक प्रकार से हम सबको इस बात की वार्निंग भी देता है कि हम भले ही वैक्सीन के काम में जुट जाएं, लेकिन जो हमारी पहले दिन से 2020 में स्ट्रैटेजी रही है कि किसी भी कीमत पर हमें लैक्सिटी नहीं आने देनी है, जो हमारा टेस्टिंग से लेकर और ट्रैकिंग तक, और ट्रैकिंग से लेकर आइसोलेशन और ट्रीटमेंट, उस काम में जितनी हमने मुस्तैदी से उस काम को किया है, उसको हम कहीं पर भी पीछे ना छोड़ें, कमी ना उसमें छोड़ें। तो ये सिर्फ एक प्रकार से मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता था कि आप वहाँ से अपना ध्यान जो है उसको, किसी भी कीमत पर जो हम कोविड के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, जहाँ तक नए स्ट्रेन की बात है, नए स्ट्रेन के संदर्भ में आप जानते हैं कि पहले ही दिन से एक रणनीति बनाकर काम हो रहा है। हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़, जहाँ पर हम अब 5% ऑफ ऑल द केसेस, उनको हम लोग जो है आने वाले समय में उनकी जीन सीक्वेंसिंग करने वाले हैं। और उस विषय पर भी जहाँ एक तरफ पैनी निगाह रखी गई है, आप सबका ध्यान में ओवरऑल स्ट्रैटेजी की ओर दिलाना चाहता था कि हम उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़ें। आप जानते हैं कि 2 वैक्सीन्स, जिनका नाम कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, ये देश के लिए उपलब्ध होने की स्थिति में आ गई हैं। और हमारी कोशिश ये है कि एकदम बिना किसी रुकावट के, जिसे कहते हैं कि सीमलेस लास्ट माइल डिलीवरी इन वैक्सीन्स की, हम सारे देश में उस स्थान तक पहुंचा दें जहां पर हमको अपने फर्स्ट फेज़ के अंदर हमारे को किस प्रकार से जो अपने प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको वैक्सीनेशन देना है। आपकी जानकारी के लिए करीब 4 महीना पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वैक्सीन डिलीवरी के लिए, वैक्सीन की स्ट्रैटेजी, वैक्सीन से जुड़े हुए सारे विषयों का निर्णय करने के लिए, सारे जगह से फीडबैक्स लेने के लिए, जिसमें डॉक्टर वी.के. पॉल और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं राजेश भूषण जी, ये हमारे जो है उसके एक्सपर्ट ग्रुप के को चेयर रहे हैं। और साथ में इसमें आप जानते हैं कि 5 हमारे देश के रीजन्स से, 5 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव, सब रिलेटेड एक्सपर्ट्स, सारी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स, और लगातार
4 महीने तक इस ग्रुप ने बहुत डिटेल में विस्तार से सारी चीज़ों के ऊपर निर्णय लिए हैं और जो डिटेल जितनी भी गाइडलाइंस इत्यादि बनाई गई हैं आपसे शेयर की गई हैं, देश भर में ट्रेनिंग्स की गई हैं, ये सारा हमारे उस ग्रुप के मार्गदर्शन में हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने वो सारी की सारी चीज़ें उनको मॉनिटर किया है। और अभी हमारे को जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि वैक्सीन जिस भी मात्रा में देश में या दुनिया में बन रही है और उस मात्रा से सारे दुनिया या देश के सभी लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ प्रायोरिटी ग्रुप्स किनको पहले वैक्सीन देना है ये तय किया गया है। और उसी कंटेक्स्ट में पहले हमारे फेज़ में हमने जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, उसके बाद हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और उन फ्रंट लाइन वर्कर्स में जैसे पुलिस के, सेंट्रल पुलिस के लोग, आर्म फोर्सेस के लोग, होम गार्ड्स के लोग, हमारे सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से भी जुड़े हुए वॉलंटियर्स, जो हमारे रेवेन्यू वर्कर्स हैं जिन्होंने हमारे कंटेनमेंट और सर्विलेंस के अंदर एक्टिवली काम किया, प्रिजन स्टाफ और ये म्यूनिसिपल वर्कर्स। और फिर इसके अलावा जो हमारा जो फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है, ये करीब 27 करोड़ जो लोग हैं, ये 50 साल से उम्र के लोग, जिसमें वो सब भी जिनको बीमारियां हैं और बाकी सब भी, और फिर 50 साल से कम के भी जिनको विशेष रूप से कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। अभी आप सब जानते हैं कि हम पहला जो हमारा कैटेगरी है 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनसे हम लोग अपने काम को शुरू कर रहे हैं और उसी काम को हम ठीक प्रकार से स्मूथली करें, इसी के लिए ये वास्तव में ट्रायल रन है। आप सब ये भी अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि सभी लोग हेल्थ में काम कर रहे हैं। यहाँ आज हमारे साथ सभी देश के मिनिस्टर्स हैं, सभी हेल्थ सेक्रेटरीज़ हैं और जैसा मुझे पता लगा है कि मिशन डायरेक्टर्स भी यहाँ पर हैं। और मेरे साथ यहाँ इस कमरे में राजेश भूषण हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं, 2 हमारे एडिशनल सेक्रेटरी वंदना गुर्रानी जी और डॉक्टर मनोहर अगनानी जी हैं यहाँ पर, और एडिशनल कमिश्नर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के डॉक्टर महेश अग्रवाल, डॉक्टर प्रदीप हल्दर, डॉक्टर वीना धवन और डॉक्टर इंदू ग्रेवाल, सब सीनियर ऑफिसर्स भारत सरकार के यहाँ मेरे साथ बैठे हैं। आप सबने, हम सब ने मिलकर देश में हमारे पास जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसमें 12 टीके हम सारे देश को लगाते हैं लगातार निःशुल्क, उसका बहुत बड़ा अनुभव है। देश से हम लोगों ने पोलियो को समाप्त किया, उसके लिए हमने पिछले 2 दशकों में पोलियो के इम्यूनाइजेशन को एक साथ सारे देश में किया है। मीज़ल्स और रुबेला का इतना बड़ा कैंपेन हमने देश ने किया है। और इसके साथ साथ इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपको सबको कॉन्फिडेंस आपके पास पहले ही है कि हम बिना किसी भी ग्लिच के एक ग्लिच फ्री इलेक्शंस इस देश के अंदर आयोजित करते हैं, जिसमें कि एक बूथ लेवल तक हम सारी की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। पिछले समय में आप ये भी जानते हैं कि लगातार देश में जो हमारा कोल्ड चेन का इक्विपमेंट है, यानी कि वैक्सीन को हमारे सेंट्रल सिस्टम से, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से हमारे रीजनल वैक्सीन स्टोर्स तक जाना, डिस्ट्रिक्ट तक जाना, नीचे प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब जगह तक जाना, उसके लिए जितनी भी कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट और लॉजिस्टिक्स जो विशेष रूप से कोविड के कंटेक्स्ट में ज़रूरी है और जो हमारे पास पहले से उपलब्ध थी, और उसमें स्टेट्स के साथ कंसल्ट करके वो सारे जो गैप्स हैं उनको पिछले समय में हम लोगों ने पूरा किया है। उसके लिए जो जो चीज़ें खरीदनी थी वो सारे इक्विपमेंट्स कोल्ड चेन को, सारी व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने के लिए किए गए हैं आपके साथ कंसल्टेशन करके। इसी के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि सारे देश में पिछले कुछ महीनों से
एक डिटेल्ड ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें नेशनल लेवल पर 2300 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया गया। उसके बाद स्टेट लेवल की ट्रेनिंग्स, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग्स, नीचे लेवल तक जिन लोगों ने आखिर में वैक्सीनेशन देना है, हमारे वैक्सीनेशन से जुड़े हुए हमारे जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, यानी हमारी जो हेल्थ की जो नीचे की टीम्स हैं, उन सब लोगों को भी करीब जो है ये ट्रेनिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है। सभी देश के डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोसेस हो रहा है और इसमें भी हम लोग आपसे आग्रह करना चाहते हैं, जहाँ भी किसी भी लेवल पे कोई भी ट्रेनिंग का काम अगर बाकी हो तो उसको जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर लेना चाहिए। जो हेल्थ वर्कर्स का डाटा बनाने का जो काम स्टेट्स को दिया गया था वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर कंप्लीट हुआ है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि लगभग ये 2.30 लाख यानी 2,30,000 हेल्थ फैसिलिटीज़ का डिटेल्ड डाटा जो है वो अब तक जो है वो उपलब्ध कराया जा चुका है। और इस नाते अब इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी इस डाटा को भी और अपडेट करने के लिए आवश्यकता है तो वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर हमारे सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के व्यक्तिगत निरीक्षण में उस काम को भी जो है पूरा कर लेना चाहिए। मैं अभी क्योंकि डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन किया जाएगा तो जो हमारे वैक्सीनेशन साइट्स की डिटेल्स के बारे में और ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन विशेष रूप से एक बात को ज़रूर आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी हमारे कुछ सेट प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर किसी भी वैक्सीन को लगाने पे कोई छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट भी होता है या कोई भी एडवर्स इवेंट होता है तो उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हम उसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं। और इस कोविड के वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए भी डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स आपको सबको एडवाइज़ किए गए हैं कि आधा घंटा मान लीजिए ऑब्जर्वेशन में रखना है हर एक व्यक्ति जिसको इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा। कोई अगर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन होता है तो उसको उस इम्यूनाइजेशन साइट से हेल्थ फैसिलिटी में ट्रांसफ़र करने का जो पूरा मैकेनिज़्म है उसकी चिंता है, या जो वहाँ पर जो इमरजेंसी किट है उस किट में एड्रेनलिन है या दूसरी दवाइयाँ क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें ये आपको सब बताई गई हैं। इनको विशेष रूप से हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री लोग इनके ऊपर विशेष रूप से और ख़ासकर जो टास्क फोर्स और स्टीयरिंग कमेटीज़ स्टेट लेवल पर और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और नीचे ब्लॉक लेवल तक बनाई गई हैं और जिसके अंदर जो साथ में कहा गया है कि NGOs का जो रोल है उसको हम विशेष रूप से ज़रा स्ट्रेंथन कर लें। ये बहुत तरह की मिस इन्फॉर्मेशंस, अफवाहें, गलत तरीके से हमारी जो सारी चीज़ों को प्रचार करने का भी एक प्रकार से दुष्प्रयास सारे देश में चल रहा है, थोड़ा बहुत चल सकता है। इसलिए आप सब के व्यक्तिगत निरीक्षण में जो मास मीडिया, मिड मीडिया या सोशल मीडिया सब चीज़ों का और सब प्रकार के कम्युनिकेशन के टूल्स का इस्तेमाल करके आप सब इसको सुनिश्चित करें कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किसी भी कीमत पर सफल नहीं होना चाहिए। आपके पास इतनी ज़्यादा डिटेल्ड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और जानकारियाँ हैं कि आप उनको डिसेमिनेट करें। सुझाव के रूप में सिर्फ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमें अपने बेनिफिशरीज़ को मोबिलाइज़ करने के लिए भी वॉलंटियर्स की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने NGOs की चर्चा की, लेकिन इसमें विशेष रूप से जो हमारे नौजवान हैं, यूथ हैं, NCC, नेहरू युवा केंद्र संगठन या नेशनल सर्विस स्कीम NSS, इनके लोगों को हम जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी जो पहला विषय है वो ये था जो हमारा कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ा है। इसी के साथ एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय, शायद उसके लिए हम दोबारा इतने नज़दीक से नहीं मिल पाएंगे, वो है 17 जनवरी को हमें सारे देश में एक साथ मिलकर पोलियो के ख़िलाफ़ जो हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़ इस्तेमाल करते थे, जिसमें सारे देश के हर 5 साल से छोटे बच्चे को एक साथ हम 2 बूंद
पोलियो की ओरल पोलियो वैक्सीन की देते थे वो 17 जनवरी को सारे देश में होना है। इसके संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि आप जानते हैं कि दुनिया के भारत समेत अधिकांश देश पोलियो मुक्त हो चुके हैं। भारत को और दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देशों को तो 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सर्टिफिकेशन मिला, और आखिरी भारत में केस आज से 10 साल पहले जनवरी के महीने में ही हावड़ा के पास मिला था 2011 में। उसके बाद 10 साल से भारत ने कोई पोलियो का केस नहीं देखा है। लेकिन हमारे पड़ोस के 2 देशों के अंदर लगभग जो लेटेस्ट 123 केसेस जो है, विशेष रूप से जो वाइल्ड पोलियो वायरस जो है टाइप 1, इसके अभी भी जो है पाए गए हैं। और इसके कारण, और इसी तरह से एक जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस होता है उसके टाइप 2 के कुछ केसेस साउथ अफ्रीका में भी मिल रहे हैं, जिसके कारण सारे दुनिया के देशों को पोलियो का खतरा लगातार बना रहेगा जब तक कि दुनिया में कहीं पर भी पोलियो वायरस रहेगा। और भारत के लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वो 2 देश हमारे पड़ोस में हैं। इसलिए ये हमारा जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है वैक्सीनेशंस का, उसने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स की सबकी डिस्कशन और एडवाइस के बाद ये तय किया है, और ये आपको सबको कम्युनिकेटेड भी है कि 17 जनवरी को सारे देश को मिलकर, ताकि हमारा पोलियो के खिलाफ हमारे देश का जो इम्यूनिटी लेवल है वो एक बार दोबारा से हम स्ट्रेंथन करके रखें, ताकि किसी भी बाहर से आने वाले खतरे का पोलियो वायरस के हमारा देश अच्छी तरह से सामना कर पाए। तो 17 जनवरी को ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डे होगा। और जैसा अब तक आप जानते ही हैं कि पहले दिन वो पोलियो केंद्र पर बच्चों को लेके माँ आती है, और फिर अगले 2 दिन उसमें जो लेफ़्ट आउट बच्चे होते हैं उनके घर में जाकर उनको ढूंढकर वैक्सीनेशन देना होता है। तो आपसे ये अनुरोध है कि जहाँ एक तरफ आप कोविड की तैयारियों में लगे हैं, कोविड के वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन कर रहे हैं, अपने अपने सेंटर्स को सुनिश्चित कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आप ये 17 तारीख के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन डे फॉर पोलियो वैक्सीनेशन की जो तैयारी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई आप कमी ना छोड़ें, कोताही इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी लेवल पर ना हो। और अदरवाइज़ भी कोविड के कारण जो हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज हैं, नॉन कोविड सर्विसेज हैं, वो किसी भी रूप से प्रभावित ना हो, इसके बारे में आप सब हमारे स्वास्थ्य मंत्री लोग अपने सभी अधिकारियों के साथ मिलकर इसकी गहराई से, गंभीरता से तैयारियां और देख रेख आप कर ही रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कोविड के इम्यूनाइजेशन को भी उसी प्रकार से हमें एक जन आंदोलन बनाना है, जो कि बराबर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें हमेशा मार्गदर्शन किया है, प्रोत्साहित किया है। जिस प्रकार से हमने पहले पोलियो के खिलाफ जंग को जीतने के लिए भारत ने किया। तो मैं इन शब्दों के साथ अभी आप सबके सामने हमारे जो डिपार्टमेंट के एक एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर मनोहर अगनानी, वो ऐसे IAS ऑफिसर है, पेशे से डॉक्टर भी हैं, और इस जो कोविड के वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए सारे देश के लिए वो हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रकार से नोडल ऑफिसर हैं। आपको कोई भी उससे संबंधित कोई इश्यूज़ होंगे, बात होगी, कोई आपको कम्युनिकेशन करना हो, तो हमारे मिनिस्ट्री में हमें बोलना हो भाई एक ऑफिसर इनसे आपको कम्युनिकेट करना है, तो वो डॉक्टर मनोहर अगनानी हैं जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं। मैं अभी उनसे ये निवेदन करूँगा कि वो एक संक्षिप्त में एक आपके सामने प्रेजेंटेशन रखेंगे, जिसके कारण आपको सारी चीज़ों का अच्छी तरह से ध्यान भी आ जाएगा, और उन बातों को हम चाहते हैं आपके साथ अगले कुछ दिन और विशेषकर कल के ड्राई रन में
आप उनके ऊपर फोकस करें। तो मैं डॉक्टर मनोहर अगनानी से रिक्वेस्ट करूंगा, और उसके बाद अगर कोई विशेष कोई बात अगर किसी मंत्री ने इस विषय पर अवसर पर कहनी होगी तो उसको भी ज़रूर सुनेंगे हम लोग। डॉक्टर मनोहर अगनानी जी। धन्यवाद सर। आपने अपने उद्बोधन में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को छू लिया है सर। फिर भी आपकी इजाज़त से एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण में करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मेक अ स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑन द ड्राई रन विच इज़ शेड्यूल्ड ऑन 8th of January, which is tomorrow, with your kind permission. So can we go to the next slide please? सर ने बता दिया है कि 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैव रिसीव्ड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एंड वी आर इन क्लोज कोलैबोरेशन विद द स्टेट्स एंड यूटीज फॉर वैक्सीन रोल आउट प्रिपेयर्डनेस. All preparations are on track to roll out COVID-19 vaccination. However, these slides are dedicated for the COVID run and other preparations which we have done so far. Next, please. As sir has highlighted that a cohort of 30 crore population is to be covered. First 1 crore is public health facilities and private health facilities, healthcare workers, which includes all categories of healthcare workers, irrespective of their profession, but they are healthcare workers in public health facilities. Second is frontline workers, which are approximately 2 crores. And then, of course, the 50 plus population, which will be 26 crores, and 1 crore population, which is less than 50 years with comorbidities. So all this cohort makes of 30 crores, which we have to cover in the first few months. Next slide, please. This entire campaign has few key principles. As Honorable Prime Minister has said, that we have to ensure people's participation. It has to be a Jan Bhagidari mode, and we have a rich experience of conducting elections and universal immunization program, which is the largest public health program in the world. So we have to take experience of both the strategies of conducting elections and doing immunization. And during this entire campaign, the key principle is we should not compromise on existing healthcare services, especially the national health programs and the primary healthcare. And there has to be no compromise on scientific and regulatory norms and other SOPs. And it has to be orderly, smooth implementation driven by technology. Sir, I just want to reiterate that the operational guidelines have been shared with the state governments. The first set was designed on 11th of December, and with the inputs and feedback which we received from all stakeholders, they have been revisited. And these are live, they will be dynamic, and they will be continuously updated as the situation evolves. And the contents of these operational guidelines cover all aspects related to COVID vaccine, right from COVID vaccine introduction, prevention. It also talks about multi-level governance mechanism. It has chapters on intersectoral convergence, human resource, which you have highlighted, training and capacity building. The entire campaign has to go through a digital platform, which is CoWIN. We have dedicated slides on that, and we have done a lot of trainings on that. How the administration of COVID-19 vaccine is to be rolled out. Adverse event following immunization, sir, for your information, we have started trainings also on that. Today morning, we did a special training with the state immunization officers and the adverse event following immunization committees. Monitoring and supervision is also focused in these guidelines with logistics and cold chain management and communication and social mobilization, which is going to be very critical and important aspect of this entire strategy. Coming on communication strategy, the mantra of this communication strategy is to inculcate the confidence, vaccine confidence. And the 4 pillars on which we are going to work is, first and foremost, is the correct information on COVID-19 vaccine. People should know everything in a transparent manner about the COVID-19 vaccine. Then vaccine hesitancy is second aspect which we have to address. And as we have been seeing that during universal immunization program also, there are some localities or geographical locations or subgroups which are reluctant to go for the vaccine hesitancy. Vaccination is a public good, so we need to address this. Then there are certain groups of population which are not probably in the priority group, and they might be eager that why they are not covered. So we need to address the issues around that vaccine eagerness, and we need to say clearly that on what principle these priority groups have been identified. And then, of course, the COVID appropriate behavior, which is going to be
our important issue all the times, because as Honorable Prime Minister has said, dawai bhi, kadai bhi, we need to have the COVID appropriate behavior with the mask, hygiene and physical distancing in place during vaccination and after vaccination. That's the communication strategy. We have shared this strategy and this is available on our website. Next. Sir, as you know, that National Expert Group for Vaccine Administration now has done 5 months, and similarly at the state level, district level and block level, we have the similar structure. State steering committees are chaired by chief secretaries and the state task force by the principal secretaries. We have state control rooms in all states, so is the structure at the district, where the entire leadership is given by the district collectors, and if they are bigger municipal commissioners, it is the municipal commissioners in the urban task forces chairing, and we also have the district control rooms. And we have gone up to the block level, where the block task forces under the chairpersonship of the BDOs or Tehsildars or SDMs with the block control rooms, and they are doing regular meetings on all the issues, and they are guiding on the preparedness principles. On human resources, sir has already said that we are doing multiple video conferences with the state UTs to explain various aspects of operational planning, which is going to be a continuous phenomena, and we will request that training has to have given a lot of focus, and national training of trainers was conducted virtually, where 2,360 participants were trained. Similarly, trainings have gone down from state, district and block levels. As per the information we have, that more than 61,000 program managers, 1.9 lakh vaccinators and around 3.3 lakh other vaccinator teams has been trained so far. But our request, sincere request will be that training of vaccination team should be continued at all levels. This is going to be our focus. A small information about this COVID vaccine delivery system. So this is a beautiful picture which shows the entire concept behind the COVID. As you know, in the top row, this concept is emerging from earlier concept of EVIN. EVIN stands for Electronic Vaccine Intelligence Network, which was the earlier system, where we were tracking the vaccine. So right from the manufacturer through air transport, it used to go to our government medical supply depots, which are 4 in east, west, south and north, and with the state vaccine stores. Then down below, we have the regional vaccine stores and the district vaccine stores, where the same vaccine was the responsibility of the state and UT governments to transport through refrigerated and insulated vents, and down below to primary health centers. Now, the second row begins, is the new introduction, so where the vaccination session sites, the beneficiary registration, session allocations, beneficiary vaccination. These are the new things. It has been upgraded in COVID, which is going to cater to about 30 crore population to begin with. And for your information, it has beautiful features of the beneficiary acknowledgement, unique ID, QR code based certification at the end of completion of 2 doses, and also caters to the AFI reporting, which is linked to our SafeVac. So it is a comprehensive integrated approach with the COVID, and finally it also gives us reports and dashboards to see the entire process in one go. So we are going to use this COVID vaccine delivery management system, and next slide is talking about the features of this COVID made in India to the world. This is something, again, a public good, I would refine it, is available, and how IT-based solutions can be given. It has automated features of automated session allocation. It talks about Aadhaar authentication to prevent malpractices. It also has creation of unique health ID for willing beneficiaries, reporting and tracking of adverse events following immunization, if any, and it will give SMSs in 12 languages to guide beneficiaries and vaccinators, QR code based vaccination at the end of the completion of 2 doses, and it also has provisions of DigiLocker integrated for data retrieval and storing QR code based certificate. We are also going to link it with the 24/7 helpline, which has started functioning, which has IT professionals. We will have a slide on that later also. It also has a feature of chatbot with pattern recognition for responding to queries and natural language processing in vaccinator module for hands-free implementation, which is voice-based data input.
We have done multiple dry runs conducted for field testing of this software at various stages of development. I have a slide on that which will give us the confidence that how beautifully it has been done in a short period of time. We have done training using IT-based platforms of more than 90,000 users, and they have been trained in 700 districts. So, sir, this is going to be our COVID-related information. Next slide, please. On registration, sir, as you already said that till yesterday we had 78.62 lakh healthcare workers registered on the COVID platform, and balance data is to be uploaded by states and UTs because our anticipation was that we may have around 1 crore healthcare workers, and registration on COVID regarding healthcare workers is being done by the state UT health departments and the concerned central ministries. Similarly, for frontline worker, it is all Ministry of Home Affairs, Housing and Urban Affairs, State UT Department for Revenue Staff, Housing is doing for the sanitation workers, and other categories of frontline workers. Prioritization group, the facility is for the self-registration in the COVID, along with the registration through community service centers, which we will detail in next video conferences with the states, and registration through medical officer in charge of the block, and also we are going to use the electoral rolls for the purpose of registration of those who are 50 plus. On logistics, I just want to give a confidence to entire team here that we have adequate cold chain storage space available at every cold chain point to store vaccines, and we have sufficient quantities of syringes and other logistics which we have already provided to state and UTs for first phase of this drive. On again vaccine and logistics, we have made arrangements for timely shipments of the vaccine from manufacturer to the state vaccine stores in collaboration with Ministry of Civil Aviation, sir. And we have expeditious transport of vaccine to be it has to be ensured from state vaccine stores to the last mile cold chain points by state and UT. So that will be my special request on that. And also for the operational cost of first 3 crore beneficiaries, 160 rupees per beneficiary, a 480 crore operational cost for COVID-19 vaccination has been received from the Ministry of Finance, and we are dispersing to the states according to the latest status of the healthcare workers database uploaded. On the COVID, I just want to bring to your kind notice that there was a peer review done on 24th of December 2020 in Niti Aayog, where IT system experts from the country participated. And this mandate was huge to give a detailed end-to-end demo of the CoWIN application to these national experts and to present the key features of CoWIN and its integration with existing IT platforms, which I talked in the previous slides. And it was also to overview the application architecture and database structure and to highlight the challenges and seek inputs for future improvement. We got the confidence that we are on the right track, and the feedbacks and the inputs from this peer review were acknowledged and are being incorporated in CoWIN software. Then, of course, we did the dry run in all states and UTs with the following objectives. The same objectives of testing operational feasibility of the use of CoWIN in large scale use. So this is the field base, and also addressing the features before the implementation, assessing linkages between planning, implementation and reporting mechanism. And the larger focus was to provide confidence to program managers at various levels. This was done on 20th and 29th of December, sir, in Andhra Pradesh, Assam, Gujarat and Punjab. You have mentioned that in 5 sites. And again on 2nd January, sir, 286 session sites across 125 districts, and physical verification of all proposed sites was done. Vaccination teams were identified and trained in all aspects related to this. SOPs and protocols for COVID-19 vaccinations were followed this entire drill, and infection prevention control practices were monitored. And against this background, we are requesting for next dry run, which is scheduled from tomorrow in most of the states, barring 3, which will come to later. And we have also, the feedback has been incorporated. On this helpline part, sir, we have a 24/7 call center, which people are aware of, that which is popularly known as 1075. So if somebody makes a call to 1075, it has linkages with the state call centers, rightly so. And so if anybody wants to have any concerns about COVID-19,
they actually call to 1075. The first call goes to the state call center, and they have 104 linkages with the at the back end with the 1075. So first call is received by the state call center, but in any case, if it is busy, it comes to us. We, with the National Health Authority, we have a call center. They respond to this, and as a standby, we have also have a TV call center. So we are wanting every call to be responded on two issues. One is for the general public. So there would be queries on COVID-19 cases and vaccination process. So we are going to strengthen this system. But along with this, there will be users of COVID software application, and we need to guide them on COVID IT platform and troubleshooting. And if the call center agent is unable to resolve the queries, he will divert the queries to technical support unit. We have a good team there, 70 to 80% working on that. And this technical support team will work on two aspects. There could be queries related to software, data entry, configuration level changes, and bug fixing. And also, this technical support team will also address to queries related to SafePack form and integration of SafePack and CoWIN. So in a comprehensive manner, this call center with the technical team support is going to address all issues and concerns which could be of the general public and of those who are using the software. Total 11 trainings have held, sir, so far in 1 month for 1075 and technical call center teams. For the preparations for dry run, sir, next slide, as I said, the objective of dry run I have already highlighted, and the testing the laid down mechanism for COVID-19 vaccination rollout in health system. The objectives which were there for earlier rounds is going to be the same. I need not to repeat this slide. Go to please next slide. Sir, this is also that for CoWIN software, we did 2 dry runs earlier also on 1st and 3rd of December, which was done in Rajasthan and Telangana. And on 23rd and 22nd of December, it was done in UP. And then on end-to-end operations, we did a dry run in 4 states of Andhra, Assam, Gujarat, Punjab on 28th and 29th. And on 2nd January in all states UTs in 125 selected districts at 286 session sites. Sir, all states now except Haryana and Uttar Pradesh and of course Arunachal Pradesh, sir, as you said, they have done already covered all the districts under dry runs. So we are requesting that all remaining districts should participate in tomorrow's dry run, and each district to identify 3 types of sessions, preferably could be district hospital and medical college, which could be government health facilities. We need to have understanding of the private health facilities also, one from there, and to have a mix, we can have urban and rural outreach also. However, for healthcare workers, we are going to initially work on the healthcare facilities only. All steps of planning to be tested during this dry run, be it beneficiary registration or be it micro planning and vaccination at planning site. We need to close this loop during this dry run, end-to-end solutions. And for this, we have a test link for CoWIN, which is shown here. And also for the vaccinated test link is also shown here. We will share this presentation, of course. On model session site, sir, as you are aware, that has to be 3 rooms set up to be created, which should be a separate waiting room, a vaccination room, and also the observation room. Observation room is very critical for us, and all 3 rooms are important, sir. Observation room, as we are rolling out a new vaccine, 30 minutes observation, which you have highlighted, would be possible if we have a place for that. And since our aged population will also be there, so waiting room and vaccination room, 3 separate would be desirable. All SOPs and protocols related to operationalizing, including infection prevention and controls, to be followed, sir. This is very important. You have been highlighting this issue again and again. And physical verification of all proposed sites has been done for adequacy of space, logistic arrangement, internet connectivity, electricity, safety, and etc. So that's the, we need to do it tomorrow, and for all, ensuring for all session sites in future, and vaccination teams to be identified and trained in all aspects related to this. So just a repetition, the 5-member teams for the session is inclusive of these 5: vaccination officer who is trained for injectables. It could be any doctor, staff nurse, pharmacist, A&M, LHV, one who is legally authorized to give injection. That's the definition which we are wanting to say. Vaccination officer 1 would be
responsible for checking registration status of the beneficiaries, and vaccination officer 2 would authenticate and verify document. And then we have vaccination officer 3 and 4 for crowd management and ensuring 30 minutes wait, IEC communication and all that. Various departments and functionaries which can be used for these functions of vaccination officer 1, 2 and 3 and 4 are highlighted here and also have been detailed out in the guidelines. So this is something new. We have developed the IC material which we request to be displayed on this session site. So these are 3 set of documents. First talk about the COVID appropriate behavior, which is going to be critical for all times to come. Then of course the second is talking about the 30 minutes wait and the things about completion procedures and so on. And third is showing about what types of various ID documents can be submitted for getting vaccinated when the vaccination happens and so on. We'll request these to be displayed the way we do during the election campaign in the polling booths. Next is on then this IC material, I would make a sincere request that is in English. Can you go to the next slide? I'm sorry. This is in English, but we will make a humble request if that can be translated into Hindi and regional languages. We have uploaded it and kindly propagate it. The idea is to reach to public with lot of knowledge and information to their satisfaction with transparency and objectivity in the core. Next is on activities to be conducted in dry run. So we are requesting that state administrators create user ID for districts and district for the teams. That's the first request. Then district should identify 25 test beneficiaries for each session. Along with that, session site creation, beneficiary data upload, allocation of session which for beneficiary and vaccinator, and vaccine information on cold chain points and vaccinator about session site, date and timing that is to be conducted during this dry run. Then conducting the entire session as per the guidelines. It has to be in total the same drill with 25 beneficiaries, and then of course at the end have a review meeting at the block, district and state levels to understand that what was the experience or what are the key lessons which are related to conducting these sessions. So with this, I would make a humble request to all the states, following up the expectations from state union territories, to have please continuous oversight on the entire process of rollout of the COVID-19 vaccine during dry run and also in the future. Also ensure collaboration of all the stakeholders in public and private for vaccine rollout, which Honorable Minister has already highlighted. Ensure COVID appropriate behavior at all session sites. There should be no overcrowding, and this is a special request keeping the our past experience in mind, and also support in building positive buzz on media regarding vaccine to create and sustain vaccine confidence. Vaccines are safe and immunogenic in community. That's very critical. Test adequacy of planning and logistics during this dry run. So that's another expectation, and review feedback of dry run for localized contextual improvement as well as feedback to us in the ministry, and to keep all systems ready for COVID-19 vaccines rollout. I stop here and thank you very much. Namaskar. थैंक यू डॉक्टर मनोहर अगनानी जी। अभी विस्तार से उन्होंने बहुत माइन्यूटली सब पॉइंट्स पर आपका सबका ध्यानाकर्षण किया है। अगर कोई भी हमारे साथी मंत्री कोई इस समय के लिए जो रेलेवेंट कोई भी विषय है अगर वो रखना चाहते हैं तो मैं उनको अनुरोध कर सकता हूँ, वरना हमें जो आज कहना था आपको कल की मीटिंग के ट्रायल
रन के बारे में, ड्राई रन के बारे में वो हमने कन्वे किया है प्रेजेंटेशन से और स्वयं। तो अभी कोई मंत्री कुछ कहना चाहते हैं तो। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली से। हाँ, सत्येन जी दिल्ली से, सत्येन जैन दिल्ली। सबसे पहले मैं आपको बताएं सर, पूरे देश के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर हमने ड्राइविंग करके देख चुके हैं, कंप्लीट ड्राइविंग हमारी पूरी तैयारी है, पूरा सिस्टम हमारा इन प्लेस है। मैं बस आपसे छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली को प्रायोरिटी पे वैक्सीन दी है। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा खतरा रहता है कि विदेशों से बहुत लोग आते हैं और दिल्ली में पहले भी बहुत फैला था ये, इसी वजह से दिल्ली को सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट ये थी कि यूके के अंदर जो इस तक में बढ़ रहे हैं वो ऑल टाइम हाई है, 130 बहुत ज़्यादा केसेज हैं। तो मुझे लगता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फ्लाइट का जो बैन था वो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, 31 जनवरी तक उसको बैन को बढ़ा दिया गया। और तीसरी रिक्वेस्ट मेरी है कि जो ये वैक्सीन है दिल्ली को भी फ्री दी है, पूरे देश को भी फ्री दी है। लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और सारे मंत्री भी बैठे आप सबसे पूछ लीजिएगा, सभी फ्री चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे सभी राज्यों को फ्री दी। शुक्रिया सत्येन जी। मेरा ये सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप अपने आप को म्यूट कर लें और जो मंत्री कुछ कहना चाहते हैं अगर वो थोड़ा सा इंडिकेट करेंगे तो मैं इधर से उनका नाम लेता हूँ, या मेरे ख्याल से ज़्यादा, क्योंकि अगर सबका अनम्यूटेड रहेगा तो हमें आवाज़ समझने में दिक्कत आती है। मैंने देखा कि पंजाब के मंत्री बलबीर सिंह जी और केरल की डॉक्टर शैलजा कुछ कहना चाहती हैं, तो बलबीर सिंह जी पहले आप कहें। थैंक यू सर। ऐसे सर मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे 3 क्वेरी है। नंबर 1 कितने भी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓਗੇ ਸਰ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਸਰ। ठीक है, थैंक यू बलबीर जी। हम सारे सुझाव हमारे सेक्रेटरी हेल्थ नोट कर रहे हैं और उसमें से जो चीज़ें जिस स्तर पे फीजिबल होंगी वो ज़रूर किया जाएगा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर शैलजा। Thank you, sir. Sir, our preparedness is over here, and we have a very good function preparedness and beneficiary registration and session site finalization, HRM training, coordination mechanism, everything is over here. So we successfully completed the dry run on 2nd January, and we are ready to conduct the dry run tomorrow also. So I want to raise some important points, sir. First thing is the elderly data collection. There is no template in the central site portal, COWIN portal. We should add the template for the elderly registration. And also, sir, local self-government also, you mentioned about the urban affairs, but local self-government, the panchayats, in this template it is not there. And also for the revenue department also, there should be proper template. And another thing is the doctors and health workers who are working in private OP or some people are working in their homes, sir, they should have to register, and there should be some mechanism for registering that peoples also, sir. And one thing also I want to mention is, you mentioned, sir, that in Kerala the high occurred nowadays. Sir, it is true that after the election we have a slight rise in the cases, but we are trying to slow down the peak, sir, and the peak occurred in Kerala this time only, and we are trying to slow down the peak from the beginning itself, and we have only a steady rise, sir, and our fatality rate is 0.4%. We are managing it, sir, and we will do more thing preparation for reducing the mortality rate, sir. And all the cold chain requirements, etc., you supplied our share, and but our request is because of the major vulnerabilities, sir, that the old age population is very high in Kerala, and also population density is also high, and the lifestyle diseases are rampant in Kerala,
comparing to other states, it is more. And we hope that we should get the proper share of vaccine. And we are ready. We are waiting for the vaccine, and we are ready. All the preparations are done here, sir. Thank you, sir. थैंक यू डॉक्टर शैलजा। अभी राजस्थान के नहीं, अभी जो जिसका नाम मैं लूँ वही बोले। नमस्कार सर। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। डॉक्टर रघु शर्मा जी बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए रघु जी। हाँ बताइए। सर हमारी तैयारी पूरी है जी। जो गाइडलाइंस आपकी तरफ से मिलती है, राजस्थान उसको अक्सर से पालना करता है। अभी भी जब 2 जनवरी को ड्राई रन की बात आई थी, आपने कैपिटल में 3 जगह करने के लिए कहा था। हमने राजस्थान के 7 जिलों में 18 जगह ड्राई रन किया सर। गुड। और जो फैसिलिटीज डेवलप करनी वो पूरी कर रखी है। मेरे तो 2-3 इश्यूज थे सर जी। राजस्थान ने कैसा परफॉर्म किया है उसका फीडबैक आपके पास है। जी जी। चाहे मृत्यु दर की बात हो, कंट्री में सबसे कम हमारा है। चाहे एक्टिव केसेस की बात हो, वो भी हमारे लगातार कम हो रहे हैं। और जो रिकवरी है वो भी 96.65 के करीब हमारी पहुंच गई है। अभी सवाल ये है कि एक दिन में टेलीविजन चैनल पे देख रहा था सर, ये जो वैक्सीन बनाने वाले लोग एक दूसरे की वैक्सीन को पानी बता रहे थे। इससे लोगों का कॉन्फिडेंस कमजोर होता है। इस तरह की एक्टिविटीज को हमको रोका जाना चाहिए, क्योंकि हमने लीड ली है पूरी दुनिया के अंदर। और ये इस तरह के बयान कि ये वैक्सीन पानी है, लोग पूरी देश के देखते हैं उसको। दूसरा मेरी क्वेरी थी सर, तैयारी हमारी पूरी है अभी भी ड्राई रन की। हमने ओरिएंटेशन भी पूरा कर लिया। स्टेट लेवल की कमेटी चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है। पीएचएस के लेवल पे भी 2-3 बार हो गई है। जिला कलेक्टर्स का हो गई है। ब्लॉक लेवल तक हमारी तैयारी है। ट्रेनिंग का पार्ट, ओरिएंटेशन का पार्ट, वो भी हमारा 1,11,000 के लोगों को हमने जनप्रतिनिधियों को मिला के, चाहे एमएलए हो चाहे सरपंच हो, सब लोगों का कर लिया पूरा। और सब जो भी आपकी गाइडलाइन है उससे हमने उसको पूरा यहाँ इंश्योर किया है। सवाल ये है सर कि वैक्सीन कब आएगी, ये हर व्यक्ति पूछता है, उसका जवाब हम नहीं दे पाते हैं। तो ये आप चिंता ना करिए, उसका जवाब भी आप दे पाएंगे। वो आपको उसके लिए बिना जवाब के नहीं रखेंगे, बहुत जल्दी आपको उसका जवाब भी मिलेगा। थैंक यू रघु जी। आपकी सारी बातें नोट हमारे अभी बिहार के मंत्री श्री मंगल पांडे जी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। नमस्कार, मंगल पांडे बोल रहा हूँ। हाँ मंगल जी। बिहार ने पूरी तैयारी की हुई है। जैसे ही वैक्सीन आएगा हम वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देंगे। बिहार में अभी डॉक्टर साहब केवल 4,156 एक्टिव केस है और हमारी जो कैजुअलिटी मृत्यु दर है वो 0.55 है और रिकवरी रेट 97.81% है। हमारे यहाँ जो फर्स्ट फेज में टीकाकरण होना है तो हमारे यहाँ जो हेल्थ वर्कर्स हैं 4,53,332 हेल्थ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन आज सुबह तक हो गया है और हमारे यहाँ जो वैक्सीनेटर्स हैं वो 14,724 हैं और 64,568 पोटेंशियल वैक्सीनेटर्स को भी हम लोगों ने चयनित कर लिया है। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो कोल्ड चेन या ट्रेनिंग ड्राई रन का काम करना उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। 2 तारीख को भी किए और कल 8 की भी तैयारी है। मेरा केवल एक सुझाव है, जो सेकेंड फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करना है उसमें मेरा सुझाव ये होगा कि राज्य मुख्यालय से लेकर पंचायत तक के जो सरकार में काम करने वाले हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाए और दूसरा पंचायत से लेकर संसद तक जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस फ्रंटलाइन वर्कर्स वाली लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि ये सब मिलके काम कर रहे हैं इस कोविड के खिलाफ और समाज में जाके लगे हैं। तो ये मेरा सुझाव है और बाकी हम सब तैयार हैं। जैसे ही वैक्सीन आएगा बिहार में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। थैंक यू मंगल जी। नाउ आई विल रिक्वेस्ट द कर्नाटका हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुधाकर फ्रॉम कर्नाटका वांटेड टू स्पीक। सर उड़ीसा भी बोलना चाहूँ। ओके डॉक्टर सुधाकर, yes we'll call you, don't worry. Dr. Sudhakar.
ओके, उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नाभा किशोर दास जी। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर नमस्ते। उड़ीसा में हमारा ऑलरेडी ड्राई रन 2 जनवरी पर खत्म हो गया एक बार। अभी जो आप गाइडलाइन दिए हैं 8 को, उसमें भी हम लोग तैयार हैं। और आपको मालूम है सर, हमारा मुख्यमंत्री का नेतृत्व में हमारा कोविड पूरा कंट्रोल में है, क्योंकि रिकवरी रेट उड़ीसा में सर 98% 82 है, जबकि सारा हिंदुस्तान में 96.35 है। उसका बाद सर आपका CFR ओनली 0.57 है। उड़ीसा का परिस्थिति पूरा कंट्रोल में। लेकिन मेरा 2-3 सवाल है सर कि ये जो होगा जो अपना वैक्सीन, इसका 50 से ओवर वाला कब रजिस्ट्रेशन कराएंगे? हमको सब पूछते हैं कि 50 साल का ऊपर जिसको आपको देना है, टीकाकरण करना है, वो कब कौन सा डेट से रजिस्ट्रेशन करेंगे? दूसरा बात है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये सरपंच से लेके जो जनप्रतिनिधि है MLA तक, सब ये कोविड का इसमें लड़ाई लड़े हैं और इसका वजह से आज सारा मानव समाज को जीत मिला है। तो मेरा ये डिमांड है सर। और दूसरा बात है बिलो 50 उसका क्या होगा सर, और ये कब आएगा वैक्सीन, ये सब पूछ रहे हैं। तो इसका हमको थोड़ा सा बताने से हम लोग पब्लिक को कम से कम बता सकते हैं। बाकी उड़ीसा सरकार एंड माय चीफ मिनिस्टर विद द लीडरशिप ऑफ माय चीफ मिनिस्टर, वी आर रेडी। जब आएगा टीकाकरण करने के लिए हम हर सब प्रकार का सुविधा की है। लेकिन मेरा जो सवाल है सर, ये कब रजिस्ट्रेशन होगा 2nd फेज का, तो 50 से ऊपर है, और 3rd फेज में क्या होगा सर, और कब ये टीकाकरण आएगा? ये बात में सर आपके सब सवालों का, जैसे अभी तक हमने जितनी भी जानकारी है सब आपको समयबद्ध तरीके से दी है, ये भी आपको बहुत शीघ्र समयबद्ध तरीके से मिलेंगी। शायद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बात करना चाहते हैं। जी सर नमस्कार साहब, मैं मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। सबसे पहले तो मैं जो कोविड का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है उसकी बहुत सराहना करता हूँ, बहुत ही अच्छा है। दूसरा, मध्य प्रदेश ने कोल्ड चेन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वैक्सीन के लिए राज्य स्तर पर 4 वैक्सीन स्टोर प्राप्त कर लिए और जिला स्तर पर भी कोल्ड चेन पॉइंटों को भेजा जाना प्लान कर लिया गया है। समस्त ट्रेनिंग हम लोगों ने पूर्ण कर ली गई है। भोपाल जिले में ड्राई रन के पश्चात कल दिनांक 8 जनवरी को समस्त 52 जिलों में ड्राई रन किए जाने की तैयारी हमारी पूर्ण हो चुकी है। स्टेट कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम बना लिए गए हैं तथा समस्त जिले के कलेक्टरों आयुक्तों के साथ मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन द्वारा समस्त तैयारियों की समीक्षा पूरी कर ली गई है। AEFI हेतु पृथक से ट्रेनिंग व तैयारी सुनिश्चित की जा रही है तथा इस हेतु चिकित्सा विशेषज्ञों को भी ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग हेतु लगाया जा रहा है। आपके मार्गदर्शन में और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में हमारी पूरी तैयारी है और आपकी जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरह मध्य प्रदेश पूरी तरह तैयार है। थैंक यू प्रभुराम जी। आई हैव बीन टोल्ड कि त्रिपुरा के हेल्थ सेक्रेटरी कोई चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं। सर, हमारे चीफ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर है आज जो दिल्ली में है सर। हाँ कोई बात नहीं, हमारी सर पूरी तैयारी है सर। हमने पूरा फर्स्ट ड्राई रन किया, कल भी ड्राई रन हम लोग कर रहे हैं सर। हमने रेफ्रिजरेटेड वैन की सर डिमांड दी है कि हमें सर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करने में रिमोट एरिया में त्रिपुरा के अगर सर हमें मिल जाए तो हमारा सर और सुविधा होगा सर। यही है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अभी कोई और अगर मंत्री कुछ कहना चाहते हैं इस अवसर पर? हेलो, ये जरा ये ऐसे थोड़ा सा इंडिकेट करेंगे हाथ ऊपर करके। अच्छा, हाँ डॉक्टर एटियोला, श्री एटियोला राजेंद्र जी। अच्छा पहले, हाँ ठीक, तेलंगाना के पहले तेलंगाना के राजेंद्र जी। हाँ नहीं, मैं नितिन जी अभी आपको बुलाता हूँ। ये एटियाला जी। नमस्कार। हाँ राजेंद्र जी। सर, हमारे पास पहले का जो ड्राइवर था
सक्सेसफुल कर चुका है। और कल जो होने वाला ड्राई रन हमारा सारे जिलों के अंदर ड्राई रन होने के लिए तैयार है साहब। हमारे पास एक ही थोड़ा डिफिकल्टी है, हमारा 14 जिले के अंदर सॉफ्टवेयर का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो जरा सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। गवर्नमेंट ऑफिसर से हम रेगुलरली कर रहा हूँ। अब सेकंड थिंग क्या है साहब, आप जानते हैं बड़ा बड़ा शहर है, और जो मंत्री जी ने जो सूचना दिया था, ग्राम पंचायती का जो सिब्बंदी है और म्यूनसिपालिटी का जो सिब्बंदी है, हमारा हेल्थ वर्कर के साथ उन लोगों को भी वैक्सीन दिए तो अच्छा बोल के हमारा सूचना है सर। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू राजेंद्र जी। नितिन भाई पटेल, गुजरात। नितिन भाई। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आपकी व्यवस्था के अनुसार और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम एडवांस में सब आयोजन कर चुके हैं। अभी तक हमारे गुजरात के जो 33 जिले हैं, 33 जिलों में हमने ये मॉकअप ड्राई रन पूरा कर दिया है। कॉर्पोरेशन हमारे जो है वहाँ भी ये सब ड्राई रन पूरा हो चुका है। और कल हमने हमारे गुजरात के 248 जो तहसील है, उसमें हर एक तहसील में 3 ब्लॉक में एडवांस में हमने भारत सरकार की सूचना तो अभी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, लेकिन हमने तहसील में भी एक कल इसका ट्रायल रख लिया है। और इसके साथ हमारे जो 8 महानगर पालिका है, 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसमें जो 78 जोन है, उसमें भी कल एक आयोजन के लिए और व्यवस्था कर दी है। एक थोड़ी दिक्कत हमारे यहाँ जो डाल वगैरह हिली एरिया और वन विस्तार फॉरेस्ट एरिया में जो दूर दूर के जो तहसील है, वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, तो इसके कारण जो मैसेज देना है, इसको भी इसके लिए हम अच्छी तरह मैसेज नहीं दे सकते। उनको मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, तो ऑफलाइन उसकी व्यवस्था करने के लिए हमारी डिमांड है। इसमें आप हमको कुछ मदद करें। और बाकी सब तैयारी हमने पूर्ण कर दी है टोले वगैरह की। अब सिर्फ वैक्सीन के लिए हम वेट कर रहे हैं। आशा व्यक्त करते हैं कि हमारे प्रथम चरण में 4,33,000 हमारे जो हेल्थ वर्कर है, इसको प्रायोरिटी में वैक्सीन देनी है। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन भेजें तो पहला काम शुरू कर दे। दूसरी बात सर खुशी की यह है कि आपने हमारी गुजरात की 16 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 1,000 पेशेंट जो वॉलंटियरी है, उसको हमारी भारत बायोटेक की जो वैक्सीन ट्रायल के लिए मंजूरी दी थी, उसमें से पहले राउंड में 1,000 में से 1,000 सबको ट्रायल बेस पर वैक्सीन दे दी गई। किसी को कोई भी रिएक्शन वगैरह कोई शिकायत नहीं है। और दूसरे राउंड में भी 300 लोगों को फिर वैक्सीन दे दी गई है। ऐसे दूसरा राउंड भी भारत बायोटेक का हमारे यहाँ सफलतापूर्वक चल रहा है। किसी को किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट वॉलंटियर को नहीं है। ये खुशी की बात है। और भारत बायोटेक की वैक्सीन भी अगर आप मंजूरी देते हो तो उनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। शुक्रिया नितिन भाई। मेरा सभी मंत्रियों से एक ये भी अनुरोध है कि जो सुझाव वो आज अभी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं, वो अपने अधिकारियों के माध्यम से राइटिंग में डॉक्टर मनोहर अगनानी के पास भी मेल से या व्हाट्सएप जो भी मैकेनिज्म से निश्चित रूप से भिजवा दें, ताकि उनको हम अपने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के पास भी भिजवा देंगे। कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर पहले कनेक्ट नहीं हो पाए थे। ये डॉक्टर सुधाकर इज रिक्वेस्टेड, डॉक्टर सुधाकर फ्रॉम कर्नाटका। यस डॉक्टर सुधाकर, डॉक्टर सुधाकर यू कैन प्रोसीड नाउ। हेलो,
तब तक छत्तीसगढ़ ले सकते हैं सर। Dr. Sudhakar, I think there is some issue with the connectivity with your state, so we could in the meantime shift to Chhattisgarh. Dr. T.S. Singh Dev, Shri T.S. Singh Dev ji. सर डॉक्टर नहीं बन पाए हो अभी सर, आपके अंडर नहीं, अभी ये जो जितने लोग कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं सब डॉक्टर हैं। सर नववर्ष की शुभकामनाएं और आपके साथ बैठे सभी अधिकारियों को, सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को और उनके साथ बैठे हुए सभी अधिकारियों को सर नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नया साल कोविड के लिए उपचार की संभावनाओं को लेके आया है, ठोस संभावनाओं को सर। और इस बीच में हमने स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, स्टेट टास्क फोर्स, इम्यूनाइजेशन सेल, MDNHM और ACPIO के अगुवाई में किया है सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्टिविटीज, ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स, अर्बन टास्क फोर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स में हमने WHO, UNICEF और UNDP को साथ लेके काम किया है सर। और 149 सेशन साइट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, पहले 1100 थे, अभी 28 जिलों में 1349 हमने कर लिए हैं। 7116 वैक्सीनेटर्स सर और 2,67,399 कैंडिडेट्स वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई हेल्थ वर्कर्स को किया है सर। और इसके अतिरिक्त यदि कोई छूट गया है उनके लिए भी कर रहे हैं सर, और सभी कलेक्टर्स को इस बाबत डायरेक्शन दे दिया गया है। ट्रेनिंग इत्यादि भी दी गई है सर, कैस्केडेड ट्रेनिंग की भी जो बातें हैं उनको कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 630 फंक्शनल कोल्ड चेन पॉइंट्स हमने स्थापित किए थे सर, जो आपके पोलियो इम्यूनाइजेशन पोलियो ड्रॉप्स के साथ में बने हुए हैं। उसके अतिरिक्त 85,000 लीटर की ये व्यवस्था है, साथ में 81 नए और 151 और ये हमने आइडेंटिफाई किए हैं सर। 28 कोल्ड चेन पॉइंट्स ये अर्बन क्षेत्रों में फंक्शनल है, 157 ILRS आपके यहाँ से मिल गए हैं सर, 33 बड़े और 124 छोटे, 68 DF अवेटेड हैं सर, आपके यहाँ से मिल जाएंगे सर तो मदद होगी। 81 जो मैंने बताया, 31 ILR में से 12 DF और 1 NMDC से हमको मिल रहा है सर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से एक वॉक इन कूलर सर और एक वॉक इन फ्रीजर ये अभी उपलब्ध हुआ है। और आपके यहाँ से 3 हमने चाहे हैं सर कि 3 अगर मिल जाए तो का बहुत मदद होगी सर। और वैक्सीन डिलीवरी के लिए कैरियर्स 29,000 वैक्सीन कैरियर्स अभी अवेलेबल हैं सर। 27,569 वैक्सीन कैरियर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से भेजना है सर। ट्रांसपोर्ट के लिए 1311 कोल्ड बॉक्सेस अवेलेबल है सर, एडिशनल 300 कोल्ड बॉक्सेस लगेंगे सर, और 5 गाड़ियों के लिए हमने निवेदन किया है सर। कोल्ड स्टोरेज पॉइंट में सिरिंजेस वगैरह आपने उपलब्ध करा दिए। 13 लाख ये इकाइयां हमारे पास वर्तमान के लिए अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है सर। और वैक्सीन डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पर्याप्त सुविधाएं व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर ली हैं। अधिकारी पूरी सजगता से ये काम को देख रहे हैं सर। बायो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी जो व्यवस्थाएं हैं वो BMW आउटसोर्सिंग। सिंहदेव जी, ये सारी डिटेल्स तो आप चिंता मत करिए, आपने सब हमें कम्युनिकेट की हुई है। कोई अगर स्पेसिफिक आपको लगता हो कि कोई इस मीटिंग के संदर्भ में कोई सुझाव जैसा कोई चीज है तो आप दे दीजिए। ये तो सब हमें पता है, आपने सब हमें ऑलरेडी बताया है, और जो जो चीजें आपने मांगी है वो सब पाइपलाइन में है, आप चिंता मत करिए। पहुंच विहीन इलाकों में सर चुनाव के समय भी एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है सर, तो इस पे विचार करना होगा कि वहां से अगर हमको लिफ्ट करना पड़ा, कोई AEFI में कोई स्थिति अगर आती है तो हमको उसके लिए करना पड़ेगा सर। जहां पर बिजली नहीं है वहां सोलर डायरेक्ट ड्राइव 30 की जरूरत पड़ेगी। CHCs में जहां इंटरनेट नहीं है सर वहां VSAT उपलब्ध हो सकता है क्या सर? ये AEFI की स्थिति में उसूर, ओरछा, जनकपुर हमने देखा है ड्राई रन के समय में यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं बन रही है। और ये गाइडलाइन हमको चाहिए सर कि जो पॉजिटिव आ गए हैं हमारे हेल्थ वर्कर्स, इनमें अगर पॉजिटिव आ गए थे तो वैक्सीनेशन कितने दिन बाद इनको लगना चाहिए, ये क्लियर गाइडलाइन हमको अभी नहीं मिली है। ये क्लैरिटी चाहिए, पॉजिटिव आने के बाद कितने दिन, नेगेटिव आने के बाद कितने दिन, एक कोई क्लियर गाइडलाइन इसकी नहीं है। अभी 14 दिन से 3 महीने की बातें हो रही हैं वैश्विक और राज्य के स्तर पे, इसके लिए क्लैरिटी चाहिए थी सर। और शेल्फ लाइफ वैक्सीन की कितनी है इसके बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है सर, ये भी अगर डायरेक्शन आ जाए सर। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ 50+ इत्यादि की ये बात आ रही है, इसमें इश्यूज आ रहे थे, आपने अभी डायरेक्शन दिया है, लेकिन इसमें क्लैरिटी की आवश्यकता पड़ेगी सर। ये और आज ड्राई रन के दौरान हम आज 2 दूरस्थ जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, कमिश्नरीज हैं,
उनके 10 जिलों में आज ड्राई रन कर रहे हैं। यहाँ 2 जगह नेटवर्क कनेक्टिविटी की हमको जानकारी मिली सर, तो ये कोंटा और सुकमा में, तो ये स्थितियां हमारे यहाँ हैं। जहां पर दिक्कत है वहां हम डायरेक्ट इसको लिख के हम काम तो कर रहे हैं सर, लेकिन गाइडलाइन हमको मिलना चाहिए कि लिखने के बाद कैसे चढ़ाना, क्या चढ़ाना, क्लैरिटी इन पॉइंट्स पे हमको चाहिए सर। जी शुक्रिया। ये सिर्फ मुझे जनरल कहना है कि जिस विषय पे अभी आपको लगता है कि कोई गाइडलाइन आप लोगों को नहीं मिली है, तो वो एक्सपर्ट्स जो हैं उनको फ्रेम कर रहे हैं। वो आपको जो माइनस अभी कोई चीज़ें बची हैं गाइडलाइन की दृष्टि से, तो वो आपको समय से पहले सब कुछ मिल जाएगा। और अगर कोई गाइडलाइंस अभी जो आवश्यक है, ये सिक्किम के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनी कुमार शर्मा, ही ऑल्सो वांटेड टू से समथिंग। डॉक्टर मनी कुमार शर्मा, सिक्किम हेल्थ मिनिस्टर, नहीं है? अच्छा, असम के हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर हजारिका, असम। Sir, I am MOH, sir. Assam. Sir, would like to thank. Sir, would like to thank for selection Assam in the first phase of dry run, sir. We have conducted in 3 districts, sir. Yes. Sir, Yes, I can listen to you. Don't worry. Sir, we have conducted in 3 districts, sir. It's Nalbari, Sonitpur, and Kamrup. We are ready to do for the next phase, sir. For tomorrow, we are ready. Good. But we are waiting for the vaccines. Thank you, Mr. Hazarika. Thank you so much. Sir, I would like to know when vaccine will come. You will come to know about it. Don't worry. Very soon you will come to know about it. Okay, sir. Anybody else? कोई और स्वास्थ्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं? मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। There is one point that I wanted to make, sir. Rajiv Bhatnagar, advisor to the Honorable Lieutenant Governor, sir. Yes, please. That this whole thing is based on the mobile movement, sir. Now we have serious connectivity issues with most of our state being under 2G. So we were finding in the dry runs that to update the status, we were taking too long. So we had requested if there could be some offline station updation mechanism by which we could later on update, carry that where we have better communication and better, so that we are able to update the data, because otherwise this whole thing is driven by the COVID app. नहीं, मणिपुर तो है नहीं इसमें। sir, Manipur. अच्छा, okay. Let's hear Manipur. Good afternoon, sir. I just before starting, I would just like to give an update on COVID-19 in our state. We have 479 cases now with a recovery rate of 97.04%. And as far as this COVID-19 vaccination dry run in our state, we have conducted in 2 districts. So we just have 16 districts, out of which we have conducted 2 on the 2nd of January, and for tomorrow we will be conducting on the other 14 districts and at 31 sites. So. And we have put in place around 246 facilities. That's a vaccination facilities point. Where in the government setup it is 138 and private is 108, and with a cold chain points of around 126. So we have 16 districts in our state, and we have only vaccine ban. We have 12 as of now, and we have been told that we will be provided the rest. That's around 5 vaccine ban, the ILR and deep freezer. As you have said, sir, this will surely reach us on time, and that's good news for us as well. Otherwise, we and our team here, we are almost on the right track towards this vaccination. Thank you. Thank you, dear. Thank you so much.
I think we can now, most of the suggestions have come, and those, even if you have more suggestions, you can send them to Dr. Manohar Agnani, who I told you in the beginning of the meeting is the additional secretary and the nodal person for this COVID vaccination from the point of view of the Union Health Ministry. So now I will request one of my other colleague, additional secretary in the ministry and also the MD of the National Health Mission, Madam Vandana Gurani, to propose a vote of thanks. आप वंदना जी मेरी तरफ से भी सबको मंत्रियों को सबको धन्यवाद कर दीजिए. Thank you so much, sir. So, sir, on your behalf, I'd like to thank all the honorable ministers from the various state governments who are present here today for this very important discussion, and would also like to thank, sir, for their constant oversight for this entire process, sir. We are aware that all the honorable ministers in the states and the UTs have been taking a lot of interest and guiding this entire process of the preparations, including the dry run from time to time. I'd also like to thank you, sir, Honorable HFN, for sparing his valuable time and for guiding all the states as well as guiding each one of us here in the ministry while we prepare for this important COVID-19 vaccine rollout. My heartfelt thanks also to Secretary, sir, who has been indulging in every minutest detail of this vaccine rollout and guiding each and every person, not only at the national government but also at the states for this rollout. My sincere thanks also to the entire team, the IT team, the immunization team, which has been behind this entire preparation for the COVID-19 vaccine rollout. With this, sir, I'd like to wish all the states and UTs on your behalf the very best for the dry run that is scheduled tomorrow. And we look forward to receiving the feedback from all the states and UTs based on this dry run for any improvements that are required, whether in the guidelines or in the software. We will ensure that from the ministry end we will carry out the required changes. Thank you, sir, and धन्यवाद. नमस्कार सभी को, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कल के ड्राई रन की सफलता के लिए. Sir, Tamil Nadu, sir, inviting you, sir. Okay, thank you so much. Thank you so much.